स्टूडेंट्स, आशा करता हूं तुम लोगों का एनुअल एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। उसी एनुअल एग्जाम प्रिपरेशन की कड़ी में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसमें एक टॉपिक बच चुका हुआ है जिसका नाम है मियोसिस। तो आज की क्लास में मैं तुम लोगों को मियोसिस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि टर्म मियोसिस कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय जेबी फार्मर और एक दूसरा साइंटिस्ट थे जेई मूर। इन्होंने 1905 ईस्वी में ये टर्म दिया था मियोसिस। सेल डिवीजन में दो तरह का डिवीजन हम लोग पढ़ते, लेकिन कई कमेंट्स हमारे पास आए हैं। बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूजन होता है माइटोसिस और मियोसिस में। तो आज इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को वो भी क्लियर कर दूं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। तो बाबू ध्यान से देखो, माइटोसिस ये भी सेल डिवीजन ही करता है और मियोसिस ये भी सेल डिवीजन ही करता है। तो अंतर क्या है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो प्रकार के सेल होते हैं। पहला होता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, और दूसरा होता है जर्म सेल। सोमैटिक सेल और जर्म सेल। सोमैटिक सेल हमेशा 2n होता है, 2n होता है यानी कि डिप्लॉयड होता है, और जर्म सेल हमेशा n होता है यानी कि हैप्लॉयड होता है। जर्म सेल समझ गए? इस जर्म सेल को रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं जर्म सेल को। अब देखो, बाकी जो सेल का जो साइकिल है वो दोनों में सेम होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे मान लिया कि बॉडी का अगर स्किन बन रहा है, ठीक है, या बॉडी का मसल्स बन रहा है, ये सारे के सारे जिस सेल से बनते हैं उस सेल को हम सोमैटिक सेल कहते हैं। और माइटोसिस की प्रक्रिया सोमैटिक सेल में सेल्स में ही होता है। माइटोसिस की प्रक्रिया, माइटोसिस का डिवीजन जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है, ठीक है। यह बॉडी बनाने का काम करता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी मेकिंग काम जो होता है, बॉडी का बनाना, रिपेयर करना, बॉडी को रिपेयर करना, ये सारा काम जो होता है वह माइटोसिस के माध्यम से होता है। यानी कि माइटोसिस के द्वारा जो सेल डिवीजन होता है उसके द्वारा ये सब चीजें होती है, यानी कि ये सोमैटिक सेल हो गया। लेकिन जर्म सेल जो होता है वह जर्म सेल गोनाड में पाया जाता है। गोनाड, ये मेल गोनाड भी हो सकता है और फीमेल गोनाड में पाया जाता है, मेल गोनाड और फीमेल गोनाड। अब कहोगे सर गोनाड क्या होता है? गोनाड तुम लोग नया नाम नहीं है, गोनाड जानते होगे। जैसे मेल में जो होगा वो होगा टेस्टिस, और फीमेल में जो होगा ओवरी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल और फीमेल का, उसे हम गोनाड कहते हैं। तो मियोसिस हमेशा गोनाड में होता है, यानी कि गोनाड में जो सेल पाए जाते हैं वही जर्म सेल कहलाते हैं। तो गोनाड में क्या पाया जाएगा? तो टेस्टिस में पाया जाएगा स्पर्म, और ओवरी में पाया जाएगा ओवम।
तो अब तुम लोगों को ये ध्यान आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सोमैटिक सेल और जर्म सेल में क्या अंतर है और माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है। माइटोसिस में जो एक्चुअल डिवीजन होता है, जिसको हम लोग एम फेज में पढ़े हैं, उसको कहते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। जबकि मियोसिस में भी एम फेज होता है, तो मियोसिस में जो एम फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं मियोटिक फेज। मियोटिक फेज, बस यही डिफरेंस है। बट एक बेसिक डिफरेंस और भी बहुत बड़ा है कि मियोसिस में 2 बार प्रोसेस होता है मियोसिस का, इसीलिए मियोसिस 1 भी होता है और मियोसिस 2 भी होता है। तो हमको पढ़ना है मियोसिस 1 भी पढ़ना है और मियोसिस 2 भी पढ़ना है, यानी कि मियोसिस में 2 प्रोसेस होता है, 2 बार सेल का डिवीजन होता है। एक बार मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बनते हैं, फिर मियोसिस 2 में 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो यानी कि मियोसिस में टोटल प्रोसेस में 4 सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। लेकिन ये चारों का चारों सेल जो बनेगा वह हैप्लॉइड होगा। वह क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। कैसे होगा हम आगे बताएंगे। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 डॉटर, एक पेरेंट सेल या मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं और दोनों डॉटर सेल जो होता है वह डिप्लॉयड होता है। दोनों क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। यानी कि दोनों सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 एंड 46। बट जर्म सेल में क्या होगा, जब ये चारों सेल के पास क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी। क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी। और मियोसिस को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी कि इसका दूसरा नाम है, इसको मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि यह 46 डिप्लॉयड को तोड़कर, डिप्लॉयड को अलग करके बांट कर हैप्लॉयड बनाता है। यानी कि 46 क्रोमोसोम वाले सेल को 23 सेल वाला क्रोमोसोम वाला सेल बना देता है। 23 क्रोमोसोम वाला सेल बनाता है। इसलिए क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या घट गई। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या घट गई इस डिवीजन में। किसमें? मियोसिस डिवीजन में। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब आशा करता हूं कि अब तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, अब हम चलते हैं मियोसिस 1 के प्रोसेस पर। मियोसिस 1। अब जैसा कि हमने देखा कि सेल साइकिल में हमने पढ़ा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जो होता है वह इंटरफेज में टाइम लगता है, यानी कि प्रिपरेशन फेज होता है। और प्रिपरेशन फेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और तब जाकर लास्ट में जो कम टाइम बचता है उस टाइम में माइटोटिक फेज यानी कि M फेज होता है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो M फेज में क्या क्या हमने बताया था। M फेज में पहला होता है प्रोफेज। तो चूंकि हमने कहा कि मियोसिस में 2 बार होता है, 2 बार मियोसिस होगा, तो स्वाभाविक है कि 2 बार प्रोफेज भी होगा। 2 बार प्रोफेज होगा, तो इसको हम प्रोफेज 1 कहेंगे। प्रोफेज 1 कहेंगे। और यह जो फेज होता है
यह सबसे लंबा फेज होता है, लार्जेस्ट फेज होता है, ये लार्जेस्ट फेज होता है। अब इस फेज में क्या होता है, इस फेज में जो होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोजोम्स के अंदर क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमोजोम के अंदर क्या होते हैं, क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स जो होगा, क्रोमैटिड्स कॉन्डेंस होकर, क्रोमैटिड क्या होगा, कॉन्डेंस होकर क्या होगा, क्रोमोजोम बनेगा, क्रोमोजोम बनेगा। समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे टूटना शुरू हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोफेज में क्या होगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे देखो, मान लो ये एक सेल है और इस सेल में यहां पर दो सेंट्रोजोम है, दो सेंट्रोजोम है। ये क्या है, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। तो प्रोफेज में क्या होगा, सेंट्रोजोम दो डिफरेंट पोल की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये सेंट्रोजोम इस तरफ मूव करेगा और ये सेंट्रोजोम इस तरफ मूव करेगा। मान लो कि ये दोनों पोल हो गया, दो डिफरेंट पोल। तो सेंट्रोजोम अलग होना, एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि सम केस में, इन सम केस, इन सम केस होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम किसको कहेंगे, कि वैसा क्रोमोजोम जिसके जीन का पोजीशन दोनों क्रोमोजोम में सेम जगह पे हो, उसको हम होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं। तो ये जो होता है, जब एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जीन एक दूसरे से कुछ पार्ट, जीन का एक्सचेंज हो जाता है, जीन का कुछ पार्ट एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे से, होमोलोगस क्रोमोजोम में आपस में एक्सचेंज हो जाता है। और इसी एक्सचेंज को हम कहते हैं होमोलोगस क्रॉस ओवर, यानी कि होमोलोगस क्रोमोजोम में जीन का एक दूसरे से एक्सचेंज होना ही होमोलोगस क्रॉस ओवर कहलाता है। ये हो गया तुमको प्रोफेज 1 में। अब प्रोफेज 1 के बाद जो आएगा वो आएगा, इसको तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद जो आएगा तुम्हारा प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1, इसके बाद जो आएगा वो आएगा, दूसरा आएगा मेटाफेज, मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है, यहाँ पे मेटाफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वहां पे प्रोफेज में जो टूटना शुरू किया था, वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, सेंट्रोजोम, दोनों सेंट्रोजोम जो है वह दोनों साइड, बोथ साइड में चला जाएगा। सेंट्रोजोम कहां जाएगा, बोथ साइड, यानी कि ये सेंट्रोजोम यहां आ जाएगा और ये सेंट्रोजोम यहां आ जाएगा, दूसरे साइड में चला जाएगा। अब देखो, जैसे हमने क्या, इस मियोसिस में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोजोम लिया जाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, दो होमोलोगस क्रोमोजोम हमने लिया, दो होमोलोगस क्रोमोजोम हमने लिया। अब यहां पे क्या होगा कि सेंट्रोजोम से माइक्रोट्यूबल्स निकलना शुरू हो जाता है। तो माइक्रोट्यूबल्स यहां पे क्या हो जाएगा,
माइक्रोट्यूबुल्स reach increase from सेंट्रोजोम, यानी कि यहां से माइक्रोट्यूबल्स सेंट्रोजोम से माइक्रोट्यूबल्स निकलने लगते हैं। अब ये माइक्रोट्यूबल्स एक सेंट्रोजोम से दूसरे सेंट्रोजोम में भी जा सकता है, एक क्रोमोजोम में भी क्रोमोजोम के तरफ भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। समझ में आ गया? अब देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया तुम लोगों का इस क्रोमोजोम के बारे में। तो क्या हो गया, माइक्रोट्यूबल्स निकलने लगता है किससे, सेंट्रोजोम से, और यह क्रोमोजोम में भी जा सकता है और एक सेंट्रोजोम से दूसरे सेंट्रोजोम में भी जा सकता है। ये हो गया तुमको मेटाफेज 1 में। अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद का जो फेज होगा वो होगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 अब क्या करेगा, एनाफेज 1 में क्या होता है कि माइक्रोट्यूबल्स जो है, सेंट्रोजोम जो है, माइक्रोट्यूबल्स जो है वह क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचना शुरू कर सकता है, खींचना शुरू कर देता है अपनी तरफ, क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, खींचना शुरू कर देता है, खींचना शुरू कर देगा। यानी कि यहां से देखो ये इस तरह से खींचेगा और ये इस तरह से खींचेगा। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि यहां तो हमको समझ में आ रहा है कि सेंट्रोजोम से अटैच है माइक्रोट्यूबल से, लेकिन यह क्रोमोजोम से कैसे अटैच हुआ? तो क्रोमोजोम से देखो, क्रोमोजोम से ये मान लो एक क्रोमोजोम है और ये है सेंट्रोमेयर। ये क्या है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर तो सेंट्रोमेयर के दोनों साइड एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। दोनों साइड क्या होगा, यहां पे भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा और यहां पे भी डिस्क लाइक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो यह जो माइक्रोट्यूबल्स है यह काइनेटोकोर को पकड़कर से चिपक जाता है और पकड़कर इस क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। दोनों तरफ डिस्क लगा हुआ है, ये डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है, जिसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में माइक्रोट्यूबल्स क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब लास्ट में जो होता है वो होगा टेलोफेज, जो एक्चुअल जो है डिवीजन जो होगा वह टेलोफेज में होगा। कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। अब देखो, अब आ गया अब आ जाएगा टेलोफेज 1। अब टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज एक्चुअल डिवीजन यहां पे हो रहा है। तो एक्चुअल डिवीजन में किस किस चीज का डिवीजन होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो टेलोफेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, जो न्यूक्लियर डिवीजन, और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। और जो
यहां पे जैसे ही ये होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो माइक्रोट्यूबल्स है, माइक्रोट्यूबल्स जो है यह पूरी तरह से क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। माइक्रोट्यूबल्स क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। और जो है यहां पर जब सेल का डिवीजन होगा तो यहां पर क्या होगा कि 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा, यानी कि 4 डॉटर सेल बनेगा। कैसे बनेगा 4 डॉटर सेल, कैसे बनेगा 4 डॉटर सेल, और ईच सेल जो है वो क्या होगा, हर सेल के पास 2 क्रोमोसोम होगा, एंड ईच सेल हैज 2 क्रोमोसोम। अब देखो कैसे होगा 4, वो मैं बता रहा हूं। तुम लोगों से मैंने कई बार कहा कि मैं भी इतना मेहनत तुम लोगों के पीछे कर रहा हूं, तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा आए। साथ ही साथ तुम लोग कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच, लोगों के बीच चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, शेयर करवाओ, ताकि मेरी जो एनर्जी लेवल है वो और थोड़ा ज्यादा हो जाए और मैं और ज्यादा डिवोशन देकर तुम लोगों के लिए मैं क्लास को अरेंज कर सकूं। सो कोशिश करो कि मैक्सिमम जितना से ज्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। समझ में आ गया? अब देखो होता क्या है, ये है मेल और ये है फीमेल। अब मेल का गोनाड, मेल गोनाड और फीमेल गोनाड। मेल गोनाड के पास कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम। फीमेल गोनाड के पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स। यानी कि ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, और ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। अब यहां पे ही मियोसिस होगा, यहीं पे क्या होगा, मियोसिस होगा। अब यह 46 को डिवाइड करेगा 2 जगह, 46 को क्या करेगा, 2 जगह डिवाइड करेगा, यानी कि इसको 2 जगह बनाएगा, 2 बना। तो इसके पास कितना क्रोमोसोम, 23। इसके पास कितना क्रोमोसोम, 23। तो ये जो नया सेल, जो ये क्या हो गया, ये हो गया डॉटर सेल, ये क्या हो गया, डॉटर सेल। तो ये डिप्लॉयड को हैप्लॉयड कर दिया, ये कौन सा सेल हो जाएगा, ये सेल होगा हैप्लॉयड। क्या होगा, हैप्लॉयड सेल होगा। तो ये क्या किया कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या को हाफ कर दिया ना। इसीलिए इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक सेम प्रकार से मदर में भी होगा, यहां भी होगा 23 23, यानी कि ये भी हो गया डॉटर सेल और ये भी हो गया हैप्लॉयड सेल, ये भी हो गया हैप्लॉयड सेल। क्लियर हो गया? तो एक ये हो गया और ये हो गया, तो एक 2 3 4, यानी कि मियोसिस में एक बार में कितना डॉटर सेल बन गया, 4 डॉटर सेल बन गया। कैसे बना, जैसे देखो हम लोग जब रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं
और मियोसिस होने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। सेल डिवीजन होने के लिए एक चीज याद रखना कि सेल का डिवीजन होने के लिए चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, उसके लिए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। रिप्रोडक्शन होगा तभी न्यू सेल की जरूरत पड़ेगी और न्यू सेल डिवाइड होकर ज्यादा से ज्यादा सेल बना पाएगा। अब देखो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं रिप्रोडक्शन में? जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मेल गैमेट मेल गैमेट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट में क्या है? एक्स वाई क्रोमोजोम और फीमेल में क्या है? एक्स एक्स क्रोमोजोम। तो क्या क्या होता है? ये दोनों का दोनों तो नहीं फर्टाइल होता है, होता है? नहीं होता है। तो इसमें से क्या होता है? यही जो हम लोग पढ़े थे पहले कि ये डिवाइड हो जाता है और एक क्रोमोसोम फर्टाइल होता है। तो वही डिवीजन हुआ कहां पे? गोनाड में डिवीजन हुआ। तो जब एक स्पर्म, मान लो ये एक ओवा है, ओवम है, ये क्या है? एक ओवम है। तो ओवम के पास एक ओवम के पास एक क्रोमोसोम, एक ओवम के पास एक क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है तो एक सेल हो गया। इसके पास कितने हैं? तो 23 क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स है। अब क्या हुआ? मेल का स्पर्म स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम? 23। ध्यान रखना, ओवम के पास 23 और मेल के पास 23। अब ये स्पर्म क्या हुआ? ओवम के साथ फर्टाइल हो गया। या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, हम एक्स ही ले रहे हैं, ठीक है? तो यहां भी क्या हो गया? 23। अब दोनों गैमेट क्या हो गया? एक दूसरे से फ्यूज हो गया। दोनों गैमेट क्या हो गया? एक दूसरे से फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बन गया। तो ये क्या बन गया? इसी को हम कहते हैं जाइगोट बन गया, ठीक है? इसी को हम कहते हैं जाइगोट। तो क्या हो गया? ये जाइगोट। तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो गए? 23 प्लस 23 46। तो जाइगोट क्या हो गया? डिप्लॉयड, यानी कि जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 2n, n प्लस n बराबर 2n। अब ये हो गया जाइगोट। तो अब यहां पे शुरू हो जाएगा माइटोसिस, और यही माइटोसिस से पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि माइटोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होता है। माइटोसिस हमेशा किस सेल में होता है? डिप्लॉयड सेल में होता है। बट प्लांट में, इन प्लांट, माइटोसिस दोनों में हो सकता है। इन प्लांट सेल माइटोसिस जो होगा, माइटोसिस डिप्लॉयड में भी होगा और हैप्लॉयड सेल में भी होगा। बट इन एनिमल सेल माइटोसिस हमेशा किस में होगा? डिप्लॉयड सेल में होगा। क्लियर हो गया? आशा करता हूं तुम लोगों को ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। दरअसल होता क्या है, इस तरह से ये मियोसिस 1 और इसी तरह से मियोसिस 2 का फेज में भी सेम टू सेम जो होता है प्रोसेस, वो सेम टू सेम होता है। इस तरह से इसको दो प्रोसेस में होता है। अब देखो होता क्या है कि मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है?
ये क्रोमोजोम है। और एनसीईआरटी में दिया हुआ ये एक क्रोमोजोम है। अब बताओ दोनों क्रोमोजोम, ये भी क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम। अब क्या हुआ है कि ये भी सिंगल क्रोमोजोम है, ये भी सिंगल ही है। लोग स्टूडेंट्स हमेशा समझते हैं कि जो है सो यह दो क्रोमोजोम है। ये दो क्रोमोजोम नहीं है, यह सिंगल क्रोमोजोम है। सिंगल क्रोमोजोम है जिसमें ऊपर वाले को हम बोलते हैं पी आर्म और नीचे वाले को बोलते हैं हम क्यू आर्म। पी आर्म एंड क्यू आर्म। अब क्या होता है कि जब तक सेंट्रोमेयर एक होगा, ध्यान रखना, सेंट्रोमेयर अगर 1 है तो क्रोमोजोम भी 1 ही कहलाएगा। सेंट्रोमेयर अगर 1 है तो क्रोमोजोम भी 1 ही कहलाएगा। तो यहां भी देखो सेंट्रोमेयर यहां भी एक है और यहां भी सेंट्रोमेयर एक है, लेकिन क्या हुआ, यहां पे जो बीच में है दिस इज द क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है। यहां पे क्या हुआ है कि ये क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट किया है, ये क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट किया है, लेकिन अलग नहीं हुआ है, अलग नहीं हुआ है। तो इस तरह से क्रोमोसोम एक ही कहलाएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर हर क्रोमोसोम में अलग अलग पोजीशन पे होता है। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। उसके आधार पर क्रोमोसोम को 4 टाइप्स दिया गया है, क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला को कहते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के किस पोजीशन पे है उसके आधार पर उसका नाम दिया गया है। दूसरा जो है उसको कहते हैं सब मेटा सेंट्रिक, दूसरा को कहते हैं सब मेटा सेंट्रिक, तीसरा को कहते हैं टेलो सेंट्रिक, टेलो सेंट्रिक, और चौथा को कहते हैं एक्रो सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। कौन कौन हो गया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक, ये 4 तरह से हो गया। अब क्या होगा कि अब इसका जो है अलग अलग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। जैसे देखो कैसे होता है मैं बता रहा हूं। जैसे देखो मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक हम किसको कहेंगे, जिसका जो सेंट्रोमेयर है वह बीच में हो। जैसे ये एक क्रोमोसोम हुआ, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हुआ, समझ में आ गया। तो इसका सेंटर में, इसका क्या है, बीच में है, ये क्या होगा, मेटासेंट्रिक। लेकिन अगर कोई क्रोमोसोम इस तरह से हुआ जिसका सेंट्रोमेयर यहां पे है, सेंट्रोमेयर यहां पे है, तो इसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्स हो जाएगा, ये तुम लोगों को उतना तुम लोगों के सिलेबस से बाहर की चीज है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत सिर्फ मैं समझा दिया हूं, इस पे हिंट दे दिया हूं, क्योंकि आगे सीनियर क्लास में इसके बारे में तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और क्रोमोसोम का असली जो है, क्रोमोसोम हमको कब दिखता है,
तो जब क्रोमोसोम हमको एम फेज में ही क्रोमोसोम देखने को मिलता है, उससे पहले हमको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता है। तो आशा करता हूं कि आज के क्लास में तुम लोगों का मियोसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।